व्हेन साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन फेल, फेलियर्स ड्यू टू फॉल्टी इन्फ्रेंस। एक्सप्लेनेशन कब फेल होती है, या तो फॉल्टी इन्फ्रेंस की वजह से या फिर सूडो एक्सप्लेनेशन की वजह से फेल होगी। याद रखिएगा, सूडो एक्सप्लेनेशन सूडो साइंस से मिलती जुलती है, हम देख लेते हैं। इन्फ्रेंस क्या होता है? इन्फ्रेंस इज अ प्रोसेस वेयर बाई अ कंक्लूजन इज ड्रॉन विदाउट कंप्लीट सर्टेनिटी। वो कहते हैं इन्फ्रेंस एक प्रोसेस होता है जिसके तहत हम क्या करते हैं, कंक्लूजन निकाल लेते हैं विदाउट कंप्लीट सर्टेनिटी। उसके लिए हम उसको लेकर हम मुकम्मल कॉन्फिडेंट नहीं होते, एक मफरूज़ा कायम कर लेते हैं कि ऐसा हो सकता है, उसको इन्फ्रेंस बोलेंगे। सूडो एक्सप्लेनेशन, अनऑथेंटिक एक्सप्लेनेशन विच हैज़ नो एनी साइंटिफिक बेसिस। वो एक्सप्लेनेशन जिसकी साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन बेस नहीं होती, जैसे मैंने बताया सूडो साइंस वो फॉल्स साइंस होती है, उसकी जो एक्सप्लेनेशन होगी सूडो एक्सप्लेनेशन होगी। फॉर एग्जांपल, व्हाई एनिमल्स गेट अग्रेसिव because they have aggressive instincts and why they have aggressive instincts because they are aggressive। यानी कि हम पूछा जाता है कि एनिमल अग्रेसिव क्यों होते हैं, तो जवाब मिलता है क्योंकि उनमें इंस्टिंक्ट्स होती हैं अग्रेसिव होने की, इसीलिए। और वाई वो उनके पास अग्रेसिव इंस्टिंक्ट्स क्यों होती हैं, क्योंकि वो अग्रेसिव होते हैं। यानी कि इसी तरह से सूडो एक्सप्लेनेशन जिसकी कोई डायरेक्शन नहीं होगी, एक ही चीज़ को बार बार घुमाया जाएगा, वो सूडो एक्सप्लेनेशन होगी। जिसकी इस सिंपल सी बात यह है कि जिसमें कोई साइंटिफिक या लॉजिकली उसमें कोई चीज़ प्रूव ना की जा सके, वो सूडो एक्सप्लेनेशन होगी। सर्कुलर एक्सप्लेनेशन और टोटोलॉजी, अ लॉजिकल फैलेसी इन विच ईच पार्ट ऑफ एन आर्गूमेंट हैव टू रिलाई ऑन द ट्रूथफुलनेस ऑफ द अदर। वो कहते हैं कि ये वो फैलेसी होती है इन विच ईच पार्ट, हर हिस्सा, एवरी पार्ट आर्गूमेंट हैव टू रिलाई कर रहा होता है किसके ऊपर, ऑन द ट्रूथफुलनेस ऑफ द अदर, दूसरे की ट्रूथफुलनेस पर, दूसरे पार्ट की ट्रूथफुलनेस पर रिलाई कर रहा होता है। अगर दूसरा सही होगा तो पहला भी सही हो जाएगा, पहला सही होगा तो दूसरा सही हो जाएगा। एग्जाम्पल क्या होगी, यूजिंग लॉजिक इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट इज़ इंपॉर्टेंट टू यूज लॉजिक। वो कहता है कि यूजिंग लॉजिक एक अहम चीज़ है, बिकॉज क्योंकि ये अहम है कि लॉजिक को यूज़ किया जाता है। मतलब इस तरह से इसको एक डायग्राम से समझते हैं। यहाँ से अग्रेसिव इंस्टिंक्ट ये कॉज करेगी अग्रेसिव बिहेवियर को, और फिर अग्रेसिव बिहेवियर की वजह से प्रूव्स द एग्जिस्टेंस ऑफ अग्रेसिव इंस्टिंक्ट्स। इस तरह से घूमता रहेगा ये सर्कल, इसको बोलेंगे सर्कुलर एक्सप्लेनेशन। जैसे पिछली भी हमने बात की है पीछे सूडो एक्सप्लेनेशन में, कि वो घूमती रहेगी बात, वो अग्रेसिव क्यों है, क्योंकि उनमें अग्रेसिव इंस्टिंक्ट्स होती हैं। अग्रेसिव इंस्टिंक्ट्स क्यों होती हैं, क्योंकि वो अग्रेसिव होते हैं। इसी तरह इसको सर्कुलर एक्सप्लेनेशन भी बोला जाता है। सूडो एक्सप्लेनेशन को अगर बोला जाए सर्कुलर एक्सप्लेनेशन तो भी गलत नहीं होगा। मेथड्स ऑफ इंक्वायरी, अगर आपने इंक्वायरी करनी है इन्फॉर्मेशन से मुतल्लिक या किसी भी चीज़ से मुतल्लिक, तो उसके लिए मेथड्स क्या होते हैं, ये पहले देखते हैं। इंक्वायरी क्या होता है, बिफोर अ साइंटिस्ट कैन ऑफर वैलिड और जनरल एक्सप्लेनेशन फॉर बिहेवियर। एक्सप्लेनेशन देने से पहले बिहेवियर की क्या करते हैं, ही और शी मस्ट गैदर इन्फॉर्मेशन लेते हैं अबाउट द बिहेवियर ऑफ इंटरेस्ट, जिसमें इंटरेस्ट होता है। नॉलेज अबाउट बिहेवियर कैन बी एक्वायर्ड बाई सेवरल मैथड्स। ये जो नॉलेज होता है एक्वायर किया जाता है डिफरेंट मेथड से। उनमें कौन कौन सा, मेथड ऑफ अथॉरिटी, मेथड रैशनल मेथड, साइंटिफिक मेथड, ये 3 मेथड्स के थ्रू आप इंक्वायरी करते हैं, इन्फॉर्मेशन लेते हैं। अच्छा, ये साइंटिफिक मेथड क्या होता है, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं यहाँ पर, फिर आगे इनकी डेफिनेशंस देखते हैं। दिस मेथड कंप्राइजेज अ सीरीज ऑफ 4 साइक्लिकल स्टेप्स दैट यू कैन रिपीटेडली एग्जीक्यूट एज यू परस्यू द सोल्यूशन टू अ साइंटिफिक प्रॉब्लम। अगर आप साइंटिफिक प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन लेना चाहते हो, उसके लिए 4 चीज़ें आपने करनी होती, 4 स्टेप्स। साइंटिफिक मेथड की बात हो रही है यहाँ पर, ऊपर वाले 2 हम आगे जाके पढ़ते हैं। अब साइंटिफिक मेथड में 4 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले क्या होता है, ऑब्जर्विंग द फिनोमिना, फिर उसके बाद फार्मूलेटिंग द टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन बनाई जाती हैं। उसके बाद क्या जाता है, फर्दर ऑब्जर्व एक्सपेरिमेंटिंग, उसको मजीद ऑब्जर्व करके एक्सपेरिमेंट किया जाता है, मजीद ऑब्जर्व किया जाता है और एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं। उसके बाद रिफाइनिंग एंड रीटेस्टिंग द एक्सप्लेनेशन, बाद में जो एक्सप्लेनेशन हम बनाते हैं ऑब्जर्व करके एक्सपेरिमेंट्स करके, उसको क्या किया जाता है, रिफाइन किया जाता है, एंड रीटेस्ट, और दोबारा से उसको रीटेस्ट किया जाता है, दोबारा से उसकी एक्सप्लेनेशन को टेस्ट किया जाता है। मेथड ऑफ अथॉरिटी, अब इनकी डेफिनेशन देखते हैं। मेथड ऑफ अथॉरिटी इन्वॉल्व्स कंसल्टिंग सम सोर्सेज दैट यू कंसीडर अथॉरिटेटिव ऑन द इशू इन क्वेश्चन। जो आपका इशू है, जो आप एरिया में काम कर रहे हैं, जिस बिहेवियर या वेरिएबल पे काम कर रहे हैं, उस हिसाब से किसी अथेंटिक सोर्स से आप इन्फॉर्मेशन लें, उसको बोलेंगे मेथड ऑफ अथॉरिटी। वो कोई शख्स भी हो सकता है, वो कंसल्टिंग बुक्स भी हो सकती हैं, टेलीविज़न भी हो सकता है, रिलीजियस लीडर्स भी हो सकते हैं, और साइंटिस्ट भी हो सकते हैं। रैशनल मेथड, Rene Descartes proposed in the 17th century that valid conclusions about the universe could be drawn through the use of pure reason, a doctrine called rationalism.
17th सेंचुरी में दिया था। वो कहता है कंक्लूजन अबाउट द यूनिवर्स कुड बी ड्रॉन, ये ड्रॉ किए जा सकते हैं थ्रू द यूज़ ऑफ प्योर रीज़न, एक ख़ास रीज़न, एक मजबूत रीज़न से कंक्लूजन ड्रॉ करना क्या कहलाता है, रैशनलिज्म कहलाता है। और इस मेथड को रैशनल मेथड बोलेंगे। मिसाल के तौर पर रैशनल मेथड स्टार्ट्स फ्रॉम सेल्फ एविडेंट ट्रुथ, आप खुद से एक एविडेंट ट्रुथ बिल्ड करते हो, एंड मूव्स बाय रिगरस लॉजिकल आर्गूमेंट्स, फिर उस पर लॉजिकल आर्गूमेंट्स देते हो टू अ कंक्लूजन लेने के लिए अबाउट सम न्यू ट्रुथ, किसी नई ट्रुथ को जानने के लिए। दिस इज कॉल्ड डिडक्शन। ये डिडक्शन आपने सुना होगा, डिडक्टिव लॉजिक, डिडक्टिव रीजनिंग या डिडक्शन, ये उसी तरफ बात जा रही है कि पहले आप एक मजबूत रीज़न देते हो, फिर उस पर लॉजिकल आर्गूमेंट करके एक रिज़ल्ट निकाल लेते हो। नीचे मैंने बताया भी हुआ है, मिसाल के तौर पर फॉर एग्जांपल फर्स्ट अजम्पशन हमारे पास है समथिंग दैट थिंग्स मस्ट एग्जिस्ट, जो कोई अगर कोई चीज़ सोचती है तो वो एग्जिस्ट भी करती है, ठीक है। फिर वो कहता है आई एम थिंकिंग, अब ये उसने एक और लॉजिकल, वो कहते हैं कि एक बात कर दी कि आई एम थिंकिंग, मैं सोच रहा हूँ, फिर उसने उसके इससे कंक्लूजन निकाला इट मीन्स आई एग्जिस्ट। अगर कोई चीज़ सोचती है तो वो एग्जिस्ट भी करती है। फिर वो कहता है आई एम थिंकिंग, मैं सोच रहा हूँ, इसका जो कंक्लूजन होगा इसका मतलब है कि आई एग्जिस्ट, मैं भी इसका मतलब एग्जिस्ट करता हूँ। इसका मतलब अगर ये बोला जाए कि मैं सोचता हूँ इसीलिए मैं एग्जिस्ट करता हूँ, इसकी बड़ी अच्छी एक कोटेशन है, आई थिंक दैट्स वाई आई एम एग्जिस्टिंग, इस तरह की कोटेशन है इसकी। इसको बोलेंगे रैशनलाइजेशन या रैशनल मेथड। साइंटिफिक मेथड, प्रिंसिपल्स एंड प्रोसीजर्स फॉर द सिस्टमैटिक परस्यूट ऑफ नॉलेज इन्वॉल्विंग द रिकग्निशन एंड फार्मूलेशन ऑफ अ प्रॉब्लम। वो कहता है कि प्रिंसिपल्स होते हैं सिस्टमैटिक परस्यूट ऑफ नॉलेज, नॉलेज आपने लेना होता है सिस्टमैटिक वे में, इन्वॉल्विंग द, सबसे पहले क्या करेंगे, रिकग्निशन करेंगे, रिकग्नाइज करेंगे प्रॉब्लम को, फिर फार्मूलेट करेंगे उस प्रॉब्लम को, द कलेक्शन ऑफ डेटा थ्रू ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन के जरिए आप डेटा कलेक्ट करेंगे, एंड एक्सपेरिमेंट, और एक्सपेरिमेंट के जरिए भी, एंड द फार्मूलेशन एंड टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस, फिर हाइपोथेसिस को फार्मूलेट करते हैं, उसके बाद उस हाइपोथेसिस को हम टेस्ट करते हैं। ये सारा साइंटिफिक मेथड होगा कि एक प्रोसीजर के मुताबिक एक सिस्टमैटिक वे में आगे बढ़ रहे हैं। पहले आपने रिकग्नाइज किया, फिर प्रॉब्लम को फार्मूलेट किया, फिर डाटा को कलेक्ट किया, फिर ऑब्जर्व और एक्सपेरिमेंट करके डेटा ले लिया उससे, एंड द फार्मूलेट, और फिर हमने एक हाइपोथेसिस बनाया, उसके बाद उस हाइपोथेसिस को टेस्ट किया। इसको, इस सारे प्रोसीजर को साइंटिफिक मेथड बोलेंगे। वेरिएबल, an element feature or factor that is liable to vary or change, वो एलिमेंट फीचर और फैक्टर होता है जो कि वेरी कर सकता है या चेंज हो सकता है, इसको वेरिएबल बोलेंगे। अ वेरिएबल इज एन एनी करेक्टरिस्टिक्स, कोई भी करेक्टरिस्टिक्स हो सकती है, वो नंबर, क्वांटिटी दैट कैन बी मेजर्ड और काउंटेड, जिसको मेजर किया जा सके या काउंट किया जा सके वो वेरिएबल होगा। इट कैन बी मैनिपुलेटेड, इसको मैनिपुलेट किया जा सकता है। अ वेरिएबल में ऑल्सो कॉल्ड अ डेटा आइटम, इसको डेटा आइटम भी बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल एज, सेक्स, प्लेस, बिजनेस, इनकम एंड एक्सपेंसेस, कंट्री ऑफ बर्थ, कैपिटल एक्सपेंडिचर्स, क्लास ग्रेड्स, आई एंड कलर एंड व्हीकल टाइप आर एग्जांपल्स ऑफ वेरिएबल्स। ये सारे वेरिएबल्स हैं। वेरिएबल की डेफिनेशन आपको पता चल जाएगा कि ये किस तरह की, मतलब ये चीज़ें अगर हों तो वो वेरिएबल ही हो सकती हैं, कहला सकती हैं, उनको हम वेरिएबल कह सकते हैं। उसके बाद है डिडक्टिव रीजनिंग। डिडक्टिव रीजनिंग इज़ अ टाइप ऑफ लॉजिकल थिंकिंग दैट स्टार्ट्स विद द जनरल आइडिया एंड रीचेज अ स्पेसिफिक कंक्लूजन। डिडक्टिव रीजनिंग वो कहते हैं कि स्टार्ट्स विद इज़ अ टाइप ऑफ लॉजिकल थिंकिंग दैट स्टार्ट्स विद द जनरल आइडिया, एक जनरल आइडिया होता है आपके पास, एंड रीचेज अ स्पेसिफिक कंक्लूजन, एक जनरल आइडिया आपके पास होता है, उसके बाद आप एक स्पेसिफिक कंक्लूजन के पास पहुंच जाते हैं। यानी कि जैसे हम पिछले में देखा था ना, समथिंग इज थिंक मस्ट एग्जिस्ट, अगर कुछ सोचता है तो वो लाजमी एग्जिस्ट करता है। ये हमारे पास एक जनरल टर्म थी, उससे हमें एक रिजल्ट निकाला था कि आई एम थिंकिंग दैट्स व्हाई आई एम एग्जिस्टिंग। जनरल चीज़ होती है आपके पास। इट sometimes is referred to as top down thinking or moving from the general to specific, इसको टॉप डाउन थिंकिंग भी बोलते हैं या फिर इसको मूविंग फ्रॉम द जनरल टू स्पेसिफिक भी बोलते हैं, जनरल टू स्पेसिफिक भी इसको बोलते हैं और टॉप डाउन थिंकिंग भी बोलते हैं। इसकी एग्जांपल हम देखते हैं। अ कॉमन एग्जांपल इज इफ स्टेटमेंट, इफ देन स्टेटमेंट इसको बोल सकते हैं। इफ देन स्टेटमेंट, इफ ए इज इक्वल टू बी एंड बी इज इक्वल टू सी, ये हमारे पास एक जनरल टर्म्स आ गई हैं। देन डिडक्टिव रीजनिंग इज टेल्स अस ए इज इक्वल टू सी, हमारे पास हमें पता चला ए बराबर है बी के, बी बराबर है सी के। इट मीन्स ये जो ए बराबर होगा, क्योंकि ये दोनों आपस में इक्वल हैं तो इसका मतलब है ये तीनों आपस में इक्वल हैं, तो हम वो कह सकते हैं कि ए इक्वल टू होगा सी के।
यानी कि ए बराबर है बी के, बी बराबर है सी के, तो हम कह सकते हैं ए बराबर होगा सी के। ये डिडक्ट कर लिया हमने बहुत सारी चीज़ों से। अब इसको सिंपल सा और करते हैं कि अब अगर आपके पास बहुत सारी चीज़ें आपको दी गई हैं, उनमें से आप एक तमाम चीज़ों को देख कर समझ कर एक निचोड़ निकाल लें, एक रिजल्ट निकाल लें, उसको डिडक्टिव रीजनिंग बोला जाता है। मिसाल के तौर पर अब आपको बताया जाता है कि तमाम इंसानों ने एक दिन मर जाना है, तमाम इंसानों ने एक ना एक दिन मर जाना है, तो फिर आप क्या रिजल्ट निकालोगे, मैं भी इंसान हूँ, इसका मतलब है कि मैंने भी मर जाना है। आपके पास एक ब्रॉड आइडिया था, एक जनरल आइडिया था, उससे आपने एक स्पेसिफिक रिजल्ट निकाल लिया, उसको आपने डिडक्ट कर लिया, इसको डिडक्टिव रीजनिंग बोलेंगे। इसका उलट बिल्कुल होता है इंडक्टिव रीजनिंग। इंडक्टिव रीजनिंग और इंडक्टिव लॉजिक इज अ टाइप ऑफ रीजनिंग दैट इन्वॉल्व्स ड्राइंग अ जनरल कंक्लूजन फ्रॉम अ सेट ऑफ स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन। आपके पास एक स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन होती है, उससे आप एक जनरल रिजल्ट निकाल लेते हो, उससे एक आप बड़ा रिजल्ट निकाल लेते हो, उसको बोलेंगे इंडक्टिव रीजनिंग। सम पीपल थिंक ऑफ इंडक्टिव रीजनिंग एज बॉटम अप। इसको बॉटम अप भी बोला जाता है बिकॉज इट इन्वॉल्व्स वाइडनिंग स्पेसिफिक प्रीमिसेस आउट इनटू ब्रॉडर जनरलाइजेशन। एक स्पेसिफिक रिजल्ट से हम एक उसको ब्रॉड कर देते हैं, जनरलाइजेशन कर देते हैं चीज़ों की। मिसाल के तौर पर टेकिंग वन एप्पल फ्रॉम द बास्केट एंड गिव ओपिनियन अबाउट द होल बास्केट। अब आपने बास्केट से एक एप्पल उठाया है, आप उसको खाते हो, आपने देखा कि वो एप्पल मीठा है, आपने एक एप्पल उठाया तो आपने देखा कि वो एप्पल मीठा है, तो फिर आप क्या बोलोगे कि इस बास्केट के अंदर जितने भी एप्पल्स हैं वो मीठे होंगे। आपने एक एप्पल को चखा, देखा, तो उससे आपने एक पूरी बास्केट को आपने बता दिया, जनरलाइज कर दिया कि ये तमाम एप्पल्स मीठे होंगे। ठीक है, एक आपने चीज़ को एक ऑब्जर्वेशन आपके पास थी, उससे आपने उसको जनरलाइज कर दिया, तो ये इंडक्टिव रीजनिंग होगी। ठीक है जी, उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। इसको बोलते हैं टॉप डाउन, यानी कि जनरल को समझ लें वो ऊपर है, तो ऊपर से नीचे को आना टॉप डाउन होगा। ठीक है जी। अब ये जो बॉटम अप है, इसका मतलब है कि नीचे से ऊपर जाना। इंडक्टिव है कि हमारे पास एक चीज़ है, उससे हमने उसको जनरलाइज करना है, उसको ब्रॉड करके देखना है, तो यानी कि नीचे से हम ऊपर जा रहे हैं, बॉटम अप। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। हाइपोथेसिस, a supposition or proposed explanation made on the basis of limited evidence as a starting point for the further investigation। किसी चीज़ को इन्वेस्टिगेट करने के लिए स्टार्टिंग पॉइंट के तौर पर हम कोई स्टेटमेंट बना लें, उसको हम बोलेंगे हाइपोथेसिस। ये लिमिटेड एविडेंस की बेस पे बनाया जाता है, अब ये चीज़ कंफर्म नहीं होती, उसको कंफर्म करने के लिए हम आगे प्रोसीजर चलाते हैं। a specific clear and testable proposition or predictive statement about the possible outcome of a scientific research study based on a particular property of a population। वो कहता है कि एक टेस्टेबल प्रोपोजिशन प्रेडिक्टिव स्टेटमेंट होती है अबाउट द पॉसिबल आउटकम, एक पॉसिबल जो हमें लगता है कि ये आउटकम निकल सकता है, ऑफ अ साइंटिफिक रिसर्च स्टडी बेस्ड ऑन द पर्टिकुलर प्रॉपर्टी ऑफ अ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन की प्रॉपर्टीज़ के बेस पे आगे बढ़ा जाता है, जिसकी बेस पे बनाया जाता है इसको। एग्जाम्पल क्या है, रिलेशनशिप बिटवीन पॉवर्टी एंड क्राइम। ये रिलेशनशिप वाला हाइपोथेसिस है कि क्या रिलेशनशिप होगा पॉवर्टी एंड क्राइम में, कि जो गुर्बत होती है वो किस कदर अपना रोल प्ले करती है क्राइम में। उसके बाद दूसरा हाइपोथेसिस है इफेक्ट्स ऑफ पॉवर्टी ऑन द बिहेवियर ऑफ द पुअर पीपल, कि पॉवर्टी का क्या इफेक्ट होता है। ये कोरिलेशनल स्टडी होगी या एक्सपेरिमेंटल स्टडी होगी। तो इफेक्ट्स ऑफ पॉवर्टी ऑन द बिहेवियर ऑफ पुअर पीपल, कि पुअर पीपल जो गरीब लोग होते हैं उनके बिहेवियर पर क्या इफेक्ट पड़ता है अगर वो गरीब होते हैं, यानी कि पॉवर्टी का क्या इफेक्ट होता है। पायलट स्टडी, पायलट स्टडी इज़ अ रिसर्च स्टडी कंडक्टेड बिफोर द इंटेंडेड स्टडी। वो स्टडी वो छोटे लेवल की स्टडी जो कि बड़ी या मेन रिसर्च को करने से पहले हम करते हैं, वो वाली रिसर्च या स्टडी पायलट स्टडी कहलाती है। फॉर एग्जांपल द प्राइमरी रोल ऑफ अ पायलट स्टडी इज़ टू एग्जामिन द फिजिबिलिटी ऑफ अ रिसर्च इंडेवियर। इसका मकसद ये देखना होता है कि हम जो रिसर्च कर रहे हैं क्या वो हमारे लिए पॉसिबल भी है या फिजिबल भी है कि नहीं, यानी कि जो रिसर्च कर रहे हैं जिसमें उसमें जो हम मेथड्स यूज़ कर रहे हैं, उनमें हम जो पार्टिसिपेंट्स यूज़ कर रहे हैं, जो इक्विपमेंट्स यूज़ कर रहे हैं, उनसे मुतल्लिक उनको कंफर्म करने के लिए जो हम रिसर्च या स्टडी करते हैं उसको बोला जाएगा पायलट स्टडी। फॉर इंस्टेंस फिजिबिलिटी ऑफ रिक्रूटमेंट, कि क्या हम रिक्रूटमेंट करेंगे वो की भी जा सकती है या नहीं, रैंडमाइजेशन ये किस तरह से करेंगे और ये पॉसिबल है भी कि नहीं। ठीक है, इंटरवेंशन इम्प्लीमेंटेशन ये हो सकती है या नहीं। ब्लाइंडेड असेसमेंट प्रोसीजर
प्रोसीजर भी वो हमारे लिए पॉसिबल है कि नहीं, एंड रिटेंशन कैन ऑल बी एग्जामिन्ड। इन तमाम चीज़ों को चेक करना या इनमें से कुछ को चेक करना हमारी क्या होगी, पायलट स्टडी होगी। ये ना हो कि आप रिसर्च करना स्टार्ट कर दें, आपके पास रिक्रूटमेंट ही ना हो, आपको पता ही ना हो, या रैंडमाइजेशन हो ही नहीं सके जो आपने सेलेक्ट कर ली है, ठीक है, या वो पार्टिसिपेंट आपको मिले ही नहीं जो जिस पर आप स्टडी करना चाहते हैं। ये इन चीज़ों को तमाम को कंफर्म कर करके एक मेन रिसर्च जो की जाती है, ठीक है। तो मेन रिसर्च से पहले जो छोटी छोटी रिसर्चेज या कंफर्मेशंस की जाती हैं उनको पायलट स्टडी बोला जाता है। अब आ जाते हैं जी लास्ट में हमारे पास है द स्टेप्स ऑफ द रिसर्च प्रोसेस। अगर आपने रिसर्च प्रोसेस करना है तो उसमें कौन कौन से स्टेप्स होंगे, यहाँ पर सिर्फ नाम है, इनको आगे जाके हम पढ़ेंगे। डेवलपिंग अ रिसर्च आइडिया एंड हाइपोथेसिस, सबसे पहले रिसर्च आइडिया होता है, उसके बाद हाइपोथेसिस बनाते हैं। चूजिंग अ रिसर्च डिज़ाइन, फिर रिसर्च डिज़ाइन चूज़ करते हैं। उसके बाद चूजिंग सब्जेक्ट्स, पार्टिसिपेंट्स हमारे कौन कौन से होंगे वो। डिसाइडिंग ऑन व्हाट टू ऑब्जर्व एंड अप्रोप्रिएट मैयर्स, क्या ऑब्जर्व करना और फिर उसके मैयर्स क्या होंगे, किस तरह से करेंगे मैयर। कंडक्टिंग यूर स्टडी, फिर स्टडी को कंडक्ट कर लिया जाता है। उसके बाद एनालाइज किया जाता है रिजल्ट्स को। उसके बाद रिपोर्ट कर दी जाता है रिजल्ट्स को, रिजल्ट्स की रिपोर्ट बना के दिखाई जाती है, बनाई जाती है। स्टार्टिंग द होल प्रोसेस ओवर अगेन, ये यहाँ तक हमारा प्रोसेस एंड हो जाता है। उसके बाद फिर आपने नई रिसर्च करनी है तो फिर दोबारा से यही प्रोसीजर चल जाता है। ये होते हैं स्टेप्स टू द रिसर्च प्रोसेस। यहाँ तक हो गया जी रिपोर्टिंग योर रिजल्ट्स। तो ये थी हमारी आज की कुछ टर्म्स। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है लेकिन क्या करें, इनको समझना ज़रूरी है। इनको समझ के ही हम आगे रिसर्च को कर सकते हैं। याद रखिएगा रिसर्च इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। किसी भी आप फील्ड के अंदर हो, अगर आप रिसर्च नहीं कर सकते या आपको रिसर्च नहीं की जाती तो आपको वो इम्पोर्टेंस नहीं दी जाएगी जो रिसर्च वाले को दी जाती है। याद रखिएगा। उम्मीद है कि आपके लिए जो टर्म्स हैं, ये जो लेक्चर है फ़ायदेमंद साबित होगा। और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कमेंट्स के अंदर, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है। थैंक यू सो मच।